मैं रुखसार सर। मोबाइल अशरफ, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज की वीडियो, लोग की वीडियो टाइटल है कश्मीर पर पाकिस्तानी वकील केस हार गए। ओ, वकील पाकिस्तानी केस। चलो ये देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर मजीद अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है बिगेस्ट स्कूल इन जम्मू एंड कश्मीर, व्हाट पाक डिड फॉर कश्मीर। बिगेस्ट स्कूल, चलिए देखते हैं। एक वीडियो आई है मेरे पास हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से। उनका कुछ कहना है कश्मीर के रिलेटेड। तो आप ज़रा ये वीडियो मुलाजा फरमाएं, उसके बाद हम बात करेंगे। ये एजुकेशन सिस्टम है कि जम्मू एंड कश्मीर का, जो इंडिया साइड कश्मीर है। अब सुने ये बंदा कुछ कहना चाह रहा है आपको। स्कॉलरशिप भी देते हैं अप टू 90% इनटू दी क्लासरूम प्रोग्राम ऑफ एलन। जो यंग ब्रेन्स है वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को फेस करें, ओलंपियाड्स है, जो भी आगे जिंदगी में वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फेस करेंगे, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। श्रीनगर का ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया कि आपको पता लगे कि हमारे जम्मू कश्मीर में एजुकेशन का लेवल इतना ज्यादा है कि शायद पूरे पाकिस्तान को वो टक्कर दे सकता है। मैं तो पाकिस्तानियों के पास जम्मू कश्मीर से उसकी तुलना ही नहीं करना चाहता। हमारे जम्मू कश्मीर का वो अपमान हो जाएगा। तो पूरे पाकिस्तान के साथ अगर मैं उसका कंपैरिजन करूं तब भी जम्मू कश्मीर का एजुकेशन सिस्टम आपके पूरे एजुकेशन सिस्टम पे भारी पड़ जाएगा। असल टैलेंट जो कहते हैं ना, असल टैलेंट और असल जज्बा देखना है तो जम्मू कश्मीर के इन बच्चों को देखिए, उनके माँ बाप को देखिए जो लेकर आए हैं वहां पर सेंटर पर। क्या कहेंगे? अच्छा, इनका जवाब मैं सुन लूं उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जो मेरा मकसद है ना, वो मकसद है कि वहां तक सच्चाई पहुंचे। मेरा ये दावा नहीं है कि सब कुछ बदल दूंगा मैं, लेकिन अगर एक बंदा भी इस वीडियो को देखने के बाद कहता है कि नहीं, अगर ये बात बोली गई है या दिखाई गई है तो सही है, तो समझिए कि वो हमारी जीत है। और इसका इंपैक्ट आने वाले वक्त में क्या पड़ेगा, ये अभी आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मेरे मेंटल लेवल पे अगर आप लोग जिस दिन पहुंचेंगे, थोड़ी उम्र, जो उम्र दराज होंगे वो बात मेरी समझ रहे होंगे। जो भी यंग हैं, जो बहुत जल्दी रिएक्शन दे देते हैं कि इस पे तो ऐसा होना चाहिए और आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको शायद ये बात तब समझ में आएगी जब वो मेरे लेवल पे पहुंचेंगे, आज से 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल बाद। क्योंकि आज की यंग जनरेशन बहुत जल्दी चीजों को पकड़ लेती है। तो जिस काम को करने में शायद हमें लगता है 10 साल लगे, वो काम शायद आज की जो हमारी जनरेशन है वो 5 साल में कर लेगी। आप मेरी बात समझिए। तो वो चीज हो सकता है 5 साल बाद आपको समझ में आए और तब आप कहें कि नहीं, आलोक जी सही बात कह रहे थे और हम लोग जबरन ये बात कह रहे थे उनके ऊपर। तो मेरी बात याद रखिएगा बस। चलिए आगे देखते हैं कि जवाब क्या दिए उन्होंने। सही कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कंपैरिजन करके। तो मेरे एक दफ़ा बहुत पहले की बात है, एक लेडी जम्मू कश्मीर से आई थी। मैंने उनसे पूछा कि इनका इंडिया का एजुकेशन लेवल जो है वो इतना हाई क्यों है हमारे पाकिस्तान लेवल से। तो उसने ये कहा था कि एक तो वहाँ जब ये अंग्रेज़ लोग आए थे ना, तो वो उस इलाके में ज़्यादा रहे हैं, यानी कि इंडिया में, और वहाँ इस वजह से उनकी वहाँ की इंग्लिश की बोलने की स्पीकिंग पावर, राइटिंग पावर, वो सब पाकिस्तान या दूसरे और भी इंडिया के जो इलाके हैं उनसे भी मुख्तलिफ है। तो जहाँ पर वो ज़्यादा लोग वो ज़्यादा रहे हैं, वहाँ की आप देखें, आप किसी आम बच्चे से बात कर लें इंडिया के, वो भी इंग्लिश में बड़ी ज़बरदस्त स्पीच करता है और बड़ी। अब पता नहीं मैं इसको कैसे रिएक्ट करूं, इसका कोई सबूत तो है नहीं भाई। उधर आए तो वो तब कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी, तब ज्यादातर अंग्रेज उधर रहा करते थे। वैसे तो पूरे भारत में फैले हुए थे, लाहौर में भी थे, इस्लामाबाद में भी थे। इस्लामाबाद तो खैर बाद में बना। उधर उधर भी वो लोग थे, वो बलूचिस्तान तक थे। तो उधर अंग्रेजी क्यों नहीं इतनी ज्यादा बोली जाती, और हमारे यहां भी बहुत ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोली जाती थी। धीरे धीरे हम लोगों ने डेवलप किया है, वरना 47 से ही होता कि बच्चा बच्चा अंग्रेजी में बोल रहा होता, ऐसा नहीं था। तो ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया, पता नहीं कौन सा डेटा है, क्या है कि अंग्रेज चूंकि उधर ज्यादा रहे थे। तो सरकारी स्कूलों में हमारे यहां आज भी 6ठी क्लास में, शायद मतलब मेरे टाइम तक तो 6ठी क्लास में अंग्रेजी की शुरुआत होती है।
आज पता नहीं क्या है, जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होंगे वो प्लीज मुझे बताएं कि क्या आज भी छठी क्लास से अंग्रेजी पढ़ाने की शुरुआत होती है या अब नियम बदल गए हैं, क्योंकि मुझे अब आइडिया नहीं है। क्योंकि छठी क्लास में रहे तो मुझे शायद 11 आई थिंक 30 ईयर्स बैक था मैं छठी क्लास में। तो ये आप लोग मुझे बताएं, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। गुफ्तगू बड़े बहुत अच्छे तरीके से सुलझे हुए तरीके से इंग्लिश में करते हैं और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ का लेवल है ना वो उनको टच नहीं कर सकता। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही। क्या वजूहत है कि अगर मैं देखूं अमेरिका के बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है वो भी हिंदुस्तान के अंदर है। अगर मैं बात करूं हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्या हो गया, अगर हम अपनी जीडीपी में देखें तो 1% से भी आधे परसेंट नीचे 1% जीडीपी का 1% सर, 1% कुछ भी नहीं है। 100% में से 1% से भी कम लगा रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम पर। ये क्या इस तरह हम तरक्की की तरफ जाएंगे? नहीं, ये इस तरह जो है ना, अगर हम कंपैरिजन करें ना, स्कूल लेवल से ये काम शुरू होता है। तो जब स्कूल लेवल से जो बच्चों को इसी तरह पढ़ाया जाएगा कि ये आम सी ज़बान में, तो वो तो वहाँ पे एक लेवल ही ऐसा कर देते हैं कि बच्चे जब बोलते भी इंग्लिश में हैं, लिखते भी इंग्लिश में हैं, एंटर होते हैं तो उनको इंग्लिश शुरू हो जाती है। उसके घर जब आते हैं तो माँ बाप उनको इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो ये ज़्यादातर बात ये इन्वायरमेंट की है। हम तो घर में इंग्लिश में बात नहीं करते। मेरा बेटा जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता जरूर है, लेकिन हम इंग्लिश में घर में कभी बात नहीं करते। इनफैक्ट या तो हिंदी होती है, नहीं तो हम मदर टंग हमारी भोजपुरी है तो हम भोजपुरी में बात करते हैं। अंग्रेजी में तो बिल्कुल भी बात नहीं करते। वैसे इतनी अंग्रेजी मुझे आती भी नहीं है, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आती, बट फ्लुएंट नहीं हुए बोलने में, तो नॉर्मल हिंदी में बात करते हैं हम लोग घर में। कुछ ऐसे पेरेंट्स होंगे जो घर में भी अंग्रेजी में बात करते होंगे, वो अलग चीज है। हो सकता है बच्चे को प्रैक्टिस कराने के लिए कर रहे हो, तो ये अच्छी चीज है, मैं इसको नहीं कह रहा कि ये बुरी चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अंग्रेजी बोल रहा है उसको हिंदी नहीं आएगी, या जो उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, या पहाड़ी भाषा हो, गढ़वाली हो, वो भी आती है। ये फर्क है। ये नहीं है कि एजुकेशन तो एक बच्चा आप यहाँ पे देख लें, वो इंग्लिश में पीएचडी भी कर लेगा तो बोलना उसको फिर भी नहीं आएगा। बोलना उसने तब सीखना है जब उसको प्रैक्टिस होगी, उसको माहौल दिया जाएगा, उसको स्कूल लेवल से माहौल दे दिया जाए। छोटे छोटे बच्चों को वो कहेंगे सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है, घर में भी इंग्लिश, और पेरेंट्स जो हैं वो भी उनके साथ इंग्लिश में बात करें तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये तो एक लैंग्वेज है और जितनी आप इसको सीख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, वो आ जाएगी। इसका राइटिंग के साथ, इसका दूसरी चीज़ों के साथ कोई तल्लुक नहीं है कि आप पीएचडी डिग्रियां लेंगे तो आप इंग्लिश अच्छी बोलेंगे, ये बात नहीं है। ये इन्वायरमेंट शुरू से ही आप चेंज कर दें स्कूलों में कि सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है, तो उनका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही हो गया सर। हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, हम कहते हैं कि कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान के नारे भी लगाते हैं। अगर हम कश्मीर का ओरिजिनल में कंपैरिजन करते हैं, जो पाकिस्तान साइड है, जो हिंदुस्तान साइड है, इस टाइम आपको क्या लगता है कि कौन सा ज़्यादा खुशहाल है और डेवलपमेंट कहाँ पर ज़्यादा है? नहीं, जहाँ तक है ना कश्मीर की बात, वो तो वाकई कश्मीरियों के साथ उन्होंने ज़्यादती की है। वो एक रियासत थी जिसको उन्होंने ज़बरदस्ती उस पर ऑक्यूपाई हो गए, कब्ज़ा कर लिया, जबकि वो खुद चाह रहे हैं, एक बंदा है उसकी अपनी रियासत, वो कहता है कि मैंने इलाहा करना है पाकिस्तान के साथ, तो वो। अच्छा, ये भाई साहब वकील हैं, तो वकील हैं तो इस बात को ये ज्यादा अच्छे तरह से समझते हैं कि भाई जब आप कोर्ट में कोई केस लेकर जाते हो तो उसके लिए सबूत बहुत मायने रखते हैं, और पक्के सबूत मायने रखते हैं। मान लीजिए वकील साहब के घर पर कोई डिस्प्यूट हो गया, इनकी जो कोठी होगी, इनका जो घर होगा, उस पर किसी ने दावा कर दिया कि जी ये तो मेरा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि ये तो मेरा है, तो वकील साहब कोर्ट में जाकर क्या प्रूफ देंगे? वकील साहब कहेंगे कि देखिए जी, हमारे पास इस घर के कागज हैं, ये रजिस्ट्रेशन है, ये सारी चीजें हैं, जिससे जमीन हमने खरीदी, वो जमीन या तो मेरे बाप दादा की है, बाप दादा के नाम पे थी, या हमने जिससे खरीदी है उसने मेरे को ये जमीन लिखी है। ये सबूत होगा ना। या कोर्ट ये कह देगा कि नहीं 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 नहीं, ये तो घर तो आपका नहीं है जी, नहीं कर सकता ना, सबूत चाहिए होते हैं। तो ठीक वैसे ही जब आप कश्मीर की बात करते हैं वकील साहब, तो कश्मीर के जो मालिक थे महाराजा हरि सिंह, उन्होंने एक्सेशन पे साइन किए। और सबसे बड़ी बात, कब्जा किसे कहते हैं? कब्जा उसे होता है जो डंडे के जोर पर किया जाता है, ताकत के जोर पर किया जाता है, जैसे बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने अटैक किया, पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक किया बलूचिस्तान पर, और ये आपके यहां भी रिटर्न है, ये कोई मैं हवा हवाई बातें नहीं कर रहा। अटैक किया तब जाकर
बलूचिस्तान आपके कब्जे में आया, तो उसे कहते हैं कब्जा, जिसकी आजादी की लड़ाई चल रही है। यूं ही पाकिस्तान बना, एक मसला तो बलूचिस्तान में पैदा हो गया। बलूच ने यह कहा कि हम तो पहले से मुसलमान थे, अब हमें क्या ज़रूरत एक अलग मुल्क बनाने की। तो जिन्ना साहब ने उसी वक्त ये कहा था कि खान खलात से कि ये तुम्हारी अलग रियासत होगी। खैर बाद में फ़ौज को भेजना पड़ा, वो बात उधर ख़त्म हो गई। उन्होंने सच्ची बात यह है कि वादा खिलाफ़ी की, जिन्ना साहब ने वादा खिलाफ़ी की, और बलोच आज भी हमें इस बात की याद दहानी कराते हैं। आप मुझे वकील साहब एक सबूत दे दीजिए जिसमें इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर को अटैक किया उसके ऊपर और महाराजा को विवश किया कि आप जो है साइन कर दीजिए, जैसे खान ऑफ कलात और बाकी लोगों से आप लोगों ने साइन कराया बलूचिस्तान वाले मामले में। सबूत माने जाते हैं, पक्के सबूत। और जम्मू कश्मीर के कागज हमारे पास हैं। ये वही कागज है जिस पर 500 से ज्यादा रियासतों ने भारत में शामिल होने के लिए दस्तखत किए। सेम कागज सबके पास गए। तब तो ऐसे कल को उठ के आप कहेंगे कि जी पूरा भारत ही अलग कब्जा किया हुआ है, तो लोग आप पर हंसेंगे। और चूंकि आप वकील हैं तो आप सेंसिबल बात करेंगे, आप इमोशनल बात नहीं करेंगे, आप सबूतों के आधार पर बात करेंगे, आप कागजातों पर बात करेंगे। लेकिन आप बात कर रहे हैं इमोशन पे। और जहां मालिकाना हक और उसकी बात आती है, कोर्ट की बात आती है, वहां पर इमोशन नहीं चलते। फिर तो लाहौर जो थी वो महाराजा रंजीत सिंह की उनका जो किंगडम था उसकी राजधानी थी। तो फिर लाहौर जो है वो हमारे सिख भाइयों को वापस कर दीजिए ना। कल को हमारे सिख भाई उठ के कहें कि भाई लाहौर पर आप लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है, तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे फिर? और ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है कि महाराजा रंजीत सिंह जो हमारे सिख साम्राज्य के बहुत बड़े और बहुत जबरदस्त राजा थे, उनकी राजधानी थी लाहौर। तो फिर तो लाहौर सिखों का हुआ, तो आप दे दीजिए उन्हें। ये भी फैक्ट कह रहा हूं मैं। जैसे आप कहते हो ना जी मुसलमान ज्यादा रहते थे उधर और मुसलमान, तो फिर इस पर भी बात कीजिए कि वो तो सिखों का था। पाकिस्तान का एक हिस्सा है वो, जहाँ पे उनकी आज़ाद उनको करें। अब उन्होंने इतना मतलब मुश्किल किया है काम और इतना ज़्यादा कर दिया। अब एक और स्टेप जो आगे चले गए हैं कि उन्होंने उसकी बिल्कुल ही शख्सियत को ख़त्म करके उसको आइन में शामिल कर लिया कि वो उन्होंने अपने आइन में शामिल करके उसको कहते हैं कि ये जो है ना, ये है ही हमारा हिस्सा। जबकि आइन में पहले लिखा हुआ था ये एक आज़ाद रियासत है जिसके साथ चाहे ये मिल जाए, इलाक हो जाए। लेकिन अब उन्होंने वो भी ख़त्म करके और उस पर मुकम्मल तौर पे आइन के तहत भी कब्ज़ा कर लिया, वैसे भी उन्होंने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ। तो ये गलत बात है। वो वकील साहब आपने केस की स्टडी ठीक से नहीं की। मुझे शक हो रहा है कि आप अच्छे वकील हैं भी कि नहीं। अच्छा वकील केस की ना पूरी स्टडी करता है। आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर आइन में शामिल नहीं था। आप मुझे कहीं भी ये दिखा दीजिए कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 1947 से, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 51 में, आप मुझे बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर क्या उसमें शामिल नहीं था। उसके लिए एक आर्टिकल था जिसका नाम था 35A। 370 आर्टिकल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी वक्त उसमें लिखा था कि दिस इज टेम्पररी। वकील साहब इतनी अंग्रेजी तो आप समझते होंगे। टेम्पररी का मतलब क्या होता है? टेम्पररी का मतलब यह होता है अस्थाई, यानी कि उसे जब चाहे तब हटाया जा सकता है। वरना तो टेम्पररी नहीं लिखा होता, परमानेंट लिखा होता। इसीलिए आप लोगों का केस कमजोर होता है। जब आप इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाते हो ना, आप लोग स्टडी नहीं करते ठीक से, इसीलिए आप लोग हार जाते हो केस। वो जिसके साथ चाहें उनको मिलने दें। वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो ठीक है, वो उनका अपना, उनकी मर्जी है। नहीं जी, जो उनसे सिचुएशन पाकिस्तान की क्रिएट हुई है, सबसे ज़्यादा जो जलसे जुलूस इस टाइम निकाले जा रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो हमारे साइड कश्मीर के अंदर हो रहे हैं। इंडिया साइड कश्मीर के अंदर से कोई इस तरह की खबर नहीं आई अभी तक कि वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, कि वहाँ पर महंगाई ज़्यादा है। वहाँ पर ज़िंदगी की सहूलियात तो दे रहे हैं सर वो। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटीज़ की, अगर आप रिसर्च करेंगे एजुकेशन के हिसाब से, तो जो जम्मू एंड कश्मीर है, श्रीनगर के अंदर और पूरे कश्मीर के अंदर आपको
टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से, दुनिया की जितनी भी टॉप 10 यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एक या दो जो कि जम्मू एंड कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी। हॉस्पिटल का निज़ाम अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि पूरे के पूरे पंजाब से ज़्यादा हॉस्पिटल का निज़ाम जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। और अगर एजुकेशन भी मिले आपको अगर हॉस्पिटल का निज़ाम भी अच्छा मिले, आपको रोज़गार भी अच्छा मिले, तो वो छोड़कर पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। अगर उनको सिलेक्शन का मौका भी मिलता तो यहाँ पर जो मौजूदा सिनेरियो चल रहे हैं मुल्क के अंदर, जो कि मुल्क के नौजवान भी मुल्क को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, 20 से 25 लाख नौजवान भी छोड़कर गए, इस सिचुएशन के अंदर अगर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि भाई सिलेक्शन कर लो आप, तो क्या सिलेक्ट करेंगे वो? जहाँ तक मेरा नज़रिया है वो ये है कि उनको पहले आज़ाद किया जाए, उनको ये आज़ादी दी जाए कि वो आज़ाद हैं, उसके बाद वो अपना देखें। वो कुछ सिस्टम उनका अगर एक सूबा ही डिक्लेयर कर दिया जाता है या उनकी उसी तरह शख्सियत डिक्लेयर कर और पाकिस्तान उनको सिर्फ हेड करता है और उनके अपने सिस्टम को वो चलाता है, तो मेरा ख्याल है वो बेहतर सिस्टम से ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ भी वहाँ पे। लेकिन ये तो भाई सबसे पहले तो आप जो आपका कब्जा है जिस पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पर, उस कब्जे को छोड़ दीजिए ना, उनको आजाद कर दीजिए। आपने सिर्फ उसका नाम रखा है आजाद कश्मीर, किस मायनों में आजाद है? क्या वहां की सरकार अपना बजट खुद बनाती है? क्या उनकी कमाई पर उनका अपना हक है? नहीं है, क्योंकि वहां से जो भी कमाई होती है वो पाकिस्तानी खजाने में पैसे जाते हैं। क्या वहां पर उनकी अपनी फौज है? भाई आजाद करना ना, उनको अपना दे दो ना भाई। क्यों? पाकिस्तानी को जम्मू कश्मीर में यंग बच्चे नहीं है जो अपनी फौज बना सकते हैं, जो फौज में जाएंगे अपने देश की रक्षा कर सकते हैं? नहीं। तो आपने तो उनके फाइनेंस पर कब्जा कर रखा है, उनके कम्युनिकेशन पे कब्जा कर रखा है, आपने उनके इंफ्रा पे कब्जा कर रखा है, आपके बंदे बैठे हुए हैं और आप कहते हैं कि आजाद है। अच्छा आजाद है तो उनके आई कार्ड पर पाकिस्तान क्यों लिखा जा रहा है? क्यों लिखा जा रहा है? किस बात के आजाद है? वो अपने कमाए पैसे खर्च नहीं कर सकते, उनको पाकिस्तान की तरफ मुंह देखना पड़ता है कि भैया कुछ बजट में दे दो, पैसे दे दो, और आप बात करते हैं कि आजाद है। वकील साहब बहुत कमजोर केस बनाया आपने, बहुत कमजोर। कि अगर किसी के घर के ऊपर आपने कब्जा कर लिया हुआ है और उसे आप कहें कि आपको मैं जनाब जो रोज़ सोना भी देता हूँ, पैसे देता हूँ, डॉलर देता हूँ, आप बिल्कुल आज़ाद हैं, ये बात नहीं है। वो उसकी आज़ादी इन्होंने सलब कर ली हुई है। आज़ादी जिस बंदे की आप उसके घर पे कब्जा करके उसे कहें जी मैंने बड़ी आपको फैसिलिटेट कर दिया हुआ है, ये बात नहीं है। पहले उनको आज़ाद करें, वो जहाँ पे रहना चाहें। हो सकता है वो ना भी, अगर पाकिस्तान ने उनको क्या करना है, वो एक आज़ाद हैं, वो अपने तौर पे अपने सिस्टम को चलाएंगे और बेहतर तरीके से। लेकिन वहाँ पर जो मुसलमान हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। अच्छा, तो 76 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को एक अलग देश बने हुए। इतना बड़ा है पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर तो छोटा सा है, इतना बड़ा देश है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के एवज में कह रहा हूं, आपके पास आपके सी पोर्ट्स हैं, आपका एविएशन सेक्टर इतना बढ़िया है, आपका बिजनेस भी है, सब कुछ है। आज तक आप ठीक से नहीं रह पाए। आज आपके यहां मुसलमान को मार रहे हैं, आज आपके यहां भुखमरी है, आज आपके यहां बेरोजगारी है। आप एक नाकाम देश साबित हो चुके हैं और आप इतने से जम्मू कश्मीर को कह रहे हैं जिनके पास ना समंदर है, ना रोड का नेटवर्क उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से आपके पास है, ना बाकी इंडस्ट्रीज है, ना बाकी सेक्टर्स हैं। सरवाइव कैसे करेंगे जम्मू कश्मीर के लोग, ये बताइए। जब आप इतना बड़ा मुल्क लेकर सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, भीख मांगनी पड़ रही है, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को भी आप भिखारी बनाना चाहते हैं? प्रैक्टिकल होके सोचो ना यार। आपने देखा है कि कितनी कत्लो गारत होती है, जो अभी तक उनको मीडिया पर नहीं लेकर आते, वो लाना ज़रूरी होता है। जो इस वक्त अगर प्रोटेस्ट वो नहीं कर रहे तो उसकी भी कोई वजूहत हैं। वहाँ पे गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, वहाँ पे उनको पकड़ लिया जाता है, बच्चों को शहीद कर दिया जाता है, ये सारी वजूहत हैं। लेकिन ऑटोमेटिकली आप देखें ओवरऑल तो उन्होंने कब्जा किया हुआ। कश्मीर की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 76 साल से ज़्यादा हो गए हैं, कश्मीर का मामला जो है वो सॉल्व नहीं हो सका। हम यहाँ पर आपने जिस तरह से बातें की कि वहाँ पर जुल्म होता है, वहाँ पर ज़्यादती होती है, तो पूरी दुनिया भी तो देख रही है। इस टाइम अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट है वो इस टाइम जम्मू एंड कश्मीर में जा रहे हैं। क्या उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती? G20 की मीटिंग भी हिंदुस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर में रखवाई, वो क्या चीज़ें वर्ल्ड को नज़र नहीं आती? और अगर टूरिस्ट की मैं बात करूँ, इंटरनेशनल टूरिस्ट जो एक रिकॉर्ड है कि जो कि तकरीबन करोड़ों में जा चुके हैं वहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको नज़र नहीं आता, सिर्फ हमें ही नज़र आता ये चीज़ें? मैं अर्ज़ करता हूँ, जहाँ तक ये मामला ना, इसको
आप कह रहे हैं कि इंडिया, पहली बात ये है कि इंडिया ने उस पर, ये तो तस्लीम शुद्ध बात है, पूरी दुनिया को ये पता है कि इंडिया ने उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, उसको ऑक्यूपाई किया, ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है। अब इसके बाद अगर इंडिया कहे कि मैं इसको कब्ज़ा करके मैं इनको बड़ा फैसिलिटेट कर रहा हूँ, तो ये वकील साहब बस मुझे कब्जे का इंट्रोडक्शन दे दें कि कब्जे को कैसे समझाएंगे आप मुझे। मैंने आपको एक लॉजिक दिया, एक बात समझाई कि कब्जा उसे कहते हैं कि आपने अपनी फौज भेजी और बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया, दैट इज कॉल्ड कब्जा। आप मुझे बता दीजिए, एक सबूत दे दीजिए कि भारत की फौज गई और उसने जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया। आप मुझे एक इसका दे दीजिए। भारत की फौज तब गई थी जब जम्मू कश्मीर के मालिक महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन के पेपर पर साइन किए और उन्होंने कहा कि हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया में शामिल हो रहे हैं, इंडियन डोमिनियन का हिस्सा बन रहे हैं। तब भारत ने फौज भेजी, क्योंकि भारत को पता था कि इंटरनेशनली आवाज उठेगी कि आप किस हक से जम्मू कश्मीर में गए। तो हमारे पास कहने के लिए कि हम इस हक से गए क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो मालिक थे उन्होंने एक्सेशन किया, वो भारत में विलय किया, तब वो हमारी जमीन हुई, तब हम अपनी जमीन को डिफेंड करने के लिए गए पाकिस्तानी अटैकर्स से, पाकिस्तानी फौज के अटैक से। यह है दलील, यह है सबूत वकील साहब। जुल्म सितम है, बल्कि ये कहते हैं ना कि ये हिंदू की मरम्मत से आज़ाद होना है। जब भी होना है ना, ये इंडिया हिंदू की मरम्मत से होगा, करारदाद मजम्मत से नहीं, करारदाद मरम्मत से इनको वो कि जब तक मुज़ाकरात से क्यों नहीं होगा? मुज़ाकरात से इसलिए कि दुनिया जो है वो तो बिल्कुल सोई हुई है। आज तक किसी ने कोई भी मुज़ाकरात करने की पोजीशन में नहीं आता। अगर पीछे इमरान खान ने जब इस मुज़ाकरात को आगे चलाने की कोशिश की, उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया ओवरऑल वर्ल्ड पे। उन्होंने क्या किया कि उसी रिवेंज में उन्होंने वो आइन में तब्दीली कर दी। 370 का हाँ, वो आर्टिकल ही उन्होंने चेंज कर दिया कि नहीं जी अब आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर। तो ये सारी चीज़ें वहाँ दुनिया में खामोश है हर बंदा। ये बात नहीं है, जब तक इनकी मुरम्मत नहीं होगी कभी इंडिया आज़ाद नहीं होगा। आपको लगता है कि जिस तरह से वो 4 बार कोशिश की आपने, मरम्मत किसकी हुई वो पूरी दुनिया ने देखी है सर। वकील साहब मैं फिर कह रहा हूं, तैयारी के साथ नहीं आए हैं आप। मैं तो वकील नहीं हूं, फिर भी मेरी तैयारी पूरी है, सबूत पूरे हैं। 4 बार कोशिश की, 4 बार। अच्छा चलिए 4 तो छोड़ दिए, 3 तो जो मेन लड़ाइयां थी वो तो कश्मीर के लिए हुई। और क्या हुआ उसमें, ये तो आपके यहां के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट परवेज हुदबॉय भी मानते हैं कि क्या हुआ, सुनिए। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। तो मरम्मत करने की ना औकात नहीं है आप में, ना आपकी फौज में। 71 में वो मरम्मत हुई थी, 93,000 पाकिस्तानी फौजियों की जब पैंटें उतारी गई थी, उसको कहते हैं मरम्मत। वो है असली मरम्मत। और आप कहते हैं आप मरम्मत करोगे। वकील साहब इतिहास से सबूत निकालिए, आप लोगों की हर बार मरम्मत हुई है ढंग से जब भी आपने कोशिश की है। मरम्मत से होगी, हिंदुओं की मरम्मत से होगी। बड़ा जहर भरा है आप लोगों के अंदर यार, बड़ा जहर भरा है। मतलब इस कदर हम जहर भर लेना मुसलमानों के खिलाफ तो पूरी दुनिया में एक भी मुसलमान ना बचे। लेकिन हम ऐसा नहीं है, हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारा धर्म सनातन ये नहीं सिखाता, हम सबको बराबर मानते हैं, हम सब एक जैसे हैं। वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक कुटुंब है, परिवार। क्योंकि आपको नहीं सिखाया जाता ये, तो आप ऐसी ही बातें बोलेंगे। वो डेवलप होते जा रहे हैं, जिस तरह से वो डे बाय डे तरक्की करते जा रहे हैं, क्या इंडिया का साथ जंग करना मौजूदा टाइम के अंदर पॉसिबल है? आप अगर देखेंगे तो तकरीबन 4 जंगें लड़ी हमने। 4 जंगों में नुकसान कौन उठा रहा है? नहीं, वो तो जंग में तो हमेशा नुकसान होता है, लेकिन आप ये देखें ना कि वो किसी तरफ तो आ ही नहीं रहा ना, वो आना भी नहीं है। तो ये जंग, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये जंग से हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा मतलब जैसे मुसलमान कंट्री हैं सारे इकट्ठे होके 76 सालों से नहीं हुई। यहाँ पर हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे के अलावा आज तक कश्मीर को दिया क्या हमने? कुछ दिया हमने?
हम क्या करें, हम मतलब उनके साथ हम खड़े होकर जंग तो नहीं लड़ सकते ना। जंग लड़ेंगे तो हम अपने मुल्क की तबाही भी हमारे तो साथ हो जानी है। हम ये चाह रहे हैं कि किसी तरह जितने मुल्क हैं, इस्लामिक मुल्क इकट्ठे हो जाएं और इसको वर्ल्ड लेवल पे ऊपर लेकर जाएं और इकट्ठे होकर बात करेंगे ना, तो इसका एक और माहौल डेवलप होगा और फिर हो सकता है कि ये आज़ाद कर दें इसको। चलिए अब यार वीडियो खत्म करते हैं। फिलिस्तीन पर तो सारे मुसलमान देश एक हो नहीं रहे हैं। फिलिस्तीन पर, जम्मू कश्मीर से बड़ा मसला फिलिस्तीन का है, वहां तो हो ही नहीं रहे हैं। आप कह रहे जम्मू कश्मीर पर एक हो जाएंगे। वकील साहब कैसी बातें करते हैं यार। केस तो अपना बनाइए ऐसा जो जज भी सोचे कि नहीं यार पॉइंट की बात कर रहा है। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। जो मुस्लिम देश, इस्लामिक देश फिलिस्तीन पर एक नहीं हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर पर एक हो जाएंगे। वो पागल है क्या? वो उनके पास दिमाग नहीं है क्या? पाकिस्तान की तरह वो देश नहीं है। मैं अब समझ गया, पाकिस्तान इतना ज्यादा जहर भर दिया गया है ना कि पाकिस्तान के, अब देखना, मैं जब बात कहता हूं ना कि कई पीढ़ियों को पाकिस्तानियों ने तबाह कर दिया है नफरत और जहर भर भर के। ये भी एक पीढ़ी के हैं। 50-55 की एज हो रही होगी, 76 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, तो आप भी उसी जनरेशन में से हैं। तो आपको बात समझ में नहीं आ रही है। आप हैं वकील, आपको ना पॉइंट पकड़ना चाहिए, लेकिन आप पॉइंट पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। आप साबित कैसे करेंगे? आप साबित नहीं कर सकते कि भारत ने कब्जा किया। आप साबित नहीं कर सकते। आप साबित नहीं कर सकते कि भारत जुल्म कर रहा है। आप साबित नहीं कर सकते कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा। आप साबित नहीं कर सकते। आप साबित नहीं कर सकते कि भारत ने गलत तरीके से आईन में बदलाव किए। नहीं कर सकते। आप पेपर दिखाओ, लाओ, सबूत लाओ। चैलेंज है सर, ओपन चैलेंज है। और ज्यादा है तो यूएन के रेजोल्यूशंस को भी तो पढ़ लेते सर। जो आप कह रहे हो ना कि उनको दे देना चाहिए, तो यूएन के रेजोल्यूशंस को पढ़िए, फिर बात करेंगे सर। लिस्ट गिना दिए, जाके आप बढ़िया से स्टडी कीजिए। और मुजम्मिल भाई अगली बार इनसे बोल दीजिएगा कि भाई स्टडी करके आइए, फिर आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। आप लोग बताएं भाई कमेंट करके कि क्या मैंने कोई बात गलत कही है, या कोई मैंने बात बिना सबूत के कही है, या कोई मैंने बात इलॉजिकल की है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो होगी ख़त्म। बातें लॉजिकल थी आलोक सर की, काफ़ी बातें उन्होंने अच्छी। मुझे तो उस वकील साहब की बहुत पढ़ी लिखी बातें लग रही थी। कैसे? कोई समझ ही नहीं आ रही थी कि बोल क्या रहे हैं। पढ़ी लिखी लगी थी, ऊपर से समझ में नहीं आ पढ़ी रही। लिखी ऐसी कि वो पता नहीं पढ़ाई कैसे की है। उसमें कोई बात कहीं पे जोड़ रहे थे और कहीं से उठा रहे थे बात। तो मुझे हैरानी होती है कि आज भी अपने लोगों पे तरस भी आता है और हैरानी भी होती है कि यार आज भी हमारी मस्जिद में जुमे के वक्त हमारे इमाम साहब जो है, मौलवी साहब, जिन्होंने एंड पे जुमे पे उन्होंने दुआ मांगी, जिसमें स्पेशली उन्होंने कहा कि हमारे फ़लस्तीनी मुसलमानों और कश्मीरी मुसलमानों पे रहम फरमा। तो मुझे कश्मीरी मुसलमानों पे की बात सुन के बड़ी हैरानी हुई कि यार वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है हमारे पाकिस्तान की निस्बत, और हमारे जो आज़ाद कश्मीर है उसकी निस्बत बड़े ज़बरदस्त और बड़े कह लें आज़ाद तरीके से खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मुझे इस बात में बहुत हैरानी हुई कि यार उनके लिए तो दुआ बनती नहीं है, अपने लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो अपना आज़ाद कश्मीर है और हमारा जो अपना मुल्क है पाकिस्तान, खैर अब इसके लिए दुआओं की ज़रूरत है। ये जिस कुछ बेहतरी गड्ढे में गिरा हुआ है ना, इसको अल्लाह ताला निकाले। और फ़लस्तीन के लिए तो बनता है, लेकिन जो मकबूजा कश्मीर जिसको जो इंडिया का उसके लिए नहीं बनता। असलम भाई बिल्कुल खुशहाल है, उन्हें छोड़ दो यार, उनको जीने दो, बड़े खुश हैं वो। अच्छा, इधर आपने कश्मीर मकबूजा की बात की, मतलब इंडिया के जम्मू कश्मीर की बात की, तो और पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया। जहाँ नेगेटिव बात हो वहाँ पॉजिटिव बात अगर हो तो वो भी करनी चाहिए। ये असल ये होती है चीज़। पाकिस्तान के हालात वाकई में बहुत ख़राब है, होते गए हैं। 333 से डॉलर नीचे आया। अब कुछ कदरे मैं ये नहीं भाई, ये भी भाई मसनूई तरीके से उन्होंने असलम भाई एक मिनट, वो चाहे जिस तरीके से भी हो, मैं ये बात पर नहीं जाता वो जिस तरीके से है, लेकिन जब नेगेटिव थी ये भी थी कि पाकिस्तान में डॉलर बढ़ रहा था, रेट चीज़ों की बढ़ रहा था, हर चीज़ बढ़ रही थी, तो सारों ने बरमला का
महंगाई होगी, मर गए, लुट गए, खा गए, पी गए, ये जो नारे थे। अब अगर कुछ बेहतर चले, 19-20 का ही फर्क हुआ हो, चाहे 19-20 का ही फर्क है, लेकिन फर्क तो है। ये इस पर कोई पाकिस्तानी नहीं बोल, नहीं सिवाय मेरे, मैं बात करता हूँ, सिवाय मेरे डॉलर 333 एक मिनट यार, 333 से 280 पर आए, अभी भी बहुत हाई है, 275 पे भी, चलो 270 प्लस और नीचे आ गया। पेट्रोल हमारा 340 से, आई थिंक 340 था, 340 से आया 280, वो भी अब अगले 15 दिनों में शायद 250 तक आ गया, ये 250 तक आ गया। मतलब ये है कि जहाँ हमारे लोग पीक पर जाने पर कह रहे थे, हल्ला गुल्ला कर रहे थे, अब इस पर कौन बोलेगा? कम हुए कि बेहतर हुआ, 19-20 का ही फर्क हुआ, लेकिन अच्छा हुआ। लेकिन आपको लगता है कि जो पेट्रोल सस्ता हुआ या डॉलर नीचे आया, तो उसकी वजह से जो आम जरूरियात जिंदगी की डेली इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, उनमें कोई फर्क आया? कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, कम हुई है। नहीं हुई भाई, आपके जो रैंक यार लोग ये मेरी बात सुने, अच्छा स्पीच खत्म हुई है तो मेरी बात सुने यार। अच्छा, मैं क्या अपना रोना रो की तरफ आए ना, रो लो, मैं इनकर की पाकिस्तानी में रोना ही है, और क्या पाकिस्तानी के पल्ले क्या है, रोंदू कौम है। मैं सिर्फ एक पॉइंट पे जो है बात जी, करूंगा, करो। और वो करूंगा अंकल को काउंटर करते हुए कि जब उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान पर पाकिस्तान ने जो है उसको कब्जाया है, यहाँ पर वो गलत है। पाकिस्तान को कब्जा नहीं, पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, ये पाकिस्तान के पास पहले थे जब हिंदुस्तान था, उस वक्त शामिल किए गए हैं। तो इनके अंकल के मुताबिक इन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने वहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा सख्ती की है, और उसकी वजह से उनको मार पीट कर इसको अपने कब्जे में किया, कब्जाया गया इसको, बलोचिस्तान को। तो और हमारे साथ जितने भी राजधानियाँ थी, रियासत थी, उन्होंने आराम से हमारे जो है ना एग्रीमेंट कर दिया, साइन कर दिया कि हम आपके साथ हैं। खान सर की जो वीडियो है, हमने उस पर रिएक्ट भी किया हुआ है। खान सर ने खुद बताया था कि जो आपके सरदार पटेल है ना, ये तो मैंने भी सुना भाई, हमने सुना इसलिए बता रहा हूं। उन्होंने कहा था कि एक हाथ में उन्हें गाजर होती थी, दूसरे हाथ में उनका डंडा होता था, और जो मानता नहीं था ना, जैसे कि हैदराबाद नहीं, पहले गाजर देते थे, जो खाकर मान जाता था तो उसको इस तरह, ये हमारे अल्फाज नहीं, ये खान सर के, या तुम कंफ्यूजन डाल देते हो। नहीं डाली, अच्छा नहीं, मैं बात बाजा नहीं करते तुम बात। अच्छा, इन रियासतों के हैदराबाद, जूनागढ़ और दक्कन, इन 3 रियासतों का तो मुझे पता है। इनके पास जाते थे, पहले उनको आराम से समझाते थे, नहीं समझते फिर थोड़ा सा आराम से, फिर अगर तीसरी 2 मरतबा ना समझते, तीसरी मरतबा डंडे के जोर, वो क्लिप आपको मिल जाएगा, वो क्लिप मिल जाएगा जहाँ ये खान साहब ने बात की हो। हाँ ठीक हो, आपने सर्च करनी है वो क्लिप का, सुना भी मैंने भी है, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने सुना, उस पर हमने रिएक्शन भी किया हुआ है। और ये चाचू देख लें कि कितने आराम से कह रहे हैं। हमारे चाचू में इज्जत करता, रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए चाचू इनको अंकल कहता हूँ, क्योंकि भाई उम्र में बड़े हैं। अच्छा, तो मैं ये देखें कि इतने बड़े चैनल पर बैठ कर ये कितने आराम से कह रहे हैं कि हमारे जो है ना आराम से उन्होंने साइन करके दिया, कुछ नहीं किया, पाकिस्तान पे ब्लेम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बात खत्म हो गई। मुझे ये बता, राजा हरि सिंह जो थे कश्मीर के, जो थे उस वक्त सामने राजा थे, उन्होंने खत लिखा था इंडिया को, नहीं लिखा था? पता नहीं, मुझे हिस्ट्री पढ़ो, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा था, मुझे पता है, बताएं। उन्होंने इंडिया से मदद मांगी थी। अच्छा, मदद बिल्कुल मांगी थी, वादा भी किया था कि आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ दें तो मैं आपके साथ एग्रीमेंट करता हूँ। अच्छा, ये एग्रीमेंट हुआ है। मेरी बात सुने, जब इसके बाद की कहानी क्या हुई है अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन इतना जरूरी है कि पाकिस्तानी भी मानते हैं कि उसने इंडियन फौज को खुद बुलाया, ना कि इंडियन फौज आई है। ये फर्क है दो चीज़ों। पाकिस्तानी फौज गई थी कि इंडियन फौज को बुलाया गया, राजा हरि सिंह, वो भी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि हमें पाकिस्तानी फौज से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। ये 2 चीज़ें हैं, ये बात हकीकत है, ये हिस्ट्री है। ये भी हकीकत है और ये भी हकीकत है। हैदराबाद के जो थे ना उस वक्त के जो राजा उसने पाकिस्तान के साथ इलाज करना था, तो कायदे आज़म ने भी उनको जो है ना मादा कर दिया था, जो जो उनकी शराइत थी वो मान ली थी। अच्छा। लेकिन ये ऊपर से सरदार पटेल जाते हैं और उनको डराते धमकाते हैं और वो डर कर जो है ना उनके साथ इलाज कर लेता है। भाई वो मतलब वो क्लिप मिल जाए, सर्च करना थोड़ी सी, क्योंकि मान ने भी उस पर रिएक्शन किया और मैंने सुनी है बात, ये खान सर की जुबान से। अच्छा, हमारी नहीं, चाचू जो वकील है ना, इसने भी एक बात की, उसने कहा कि यार ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि इंडिया का जो तलीमी म्यार है ना वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर है, लेकिन इस बात में मुझे बड़ी हैरानी हुई जब वकील बाबू ने ये कहा कि उसने कहा कि वहाँ पे जब अंग्रेज आए थे
जहाँ पे अंग्रेज ज्यादा तादाद में रहे, हाँ। ज्यादा टाइम गुजारा है, वहाँ पे अंग्रेजी ज्यादा समझ आती या बोली जा रही। तो इस बात पे मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यार वो तो पाकिस्तान में भी रहे हैं, ये तो उस वक्त मुश्तरका था, इकट्ठा था, तो वो यहाँ पर भी रहे, तो फिर यहाँ के लोग क्यों नहीं इतनी फर्क अंग्रेजी बोल सकते हैं? बोल सकते। अच्छा, एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगना चाहिए, इसकी वजह भी मेन थी क्या? जब अंग्रेज आए थे तो उनसे जब उन्होंने इक़्तिदार छीना था मुस्लिम से, तो मुसलमान उनको अपना दुश्मन समझते थे और इनकी जुबान को काफिर जुबान समझते थे। लेकिन सैयद अहमद खान ने, भाई वो तो बात की बात है, लेकिन इसकी मेन वजह ये भी है। फिर मुझे तो ये भी पता चला है, इल्म में कंफर्म नहीं, अल्लाह माफ करे, जो सर सैयद अहमद खान थे वो भी क्या कहते हैं अहमदी थे। नहीं, इसके बारे में कोई मैं इसलिए पहले अल्लाह बेहतर जानता है, कंफर्मेशन नहीं है मुझे। किसी न्यूज़ चैनल से, आई थिंक यूट्यूब से पता चला, न्यूज़ चैनल सॉरी यूट्यूब से पता चला था कि वो भी अहमदी थे। नहीं, मैं सुना पर मैं नहीं मानता, मैं तस्दीक नहीं, मैं इस पर सर्च नहीं की, वैसे बात मुझे इसके बारे में। लेकिन खैर बात यह, लोग से एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ी सिंपल तरीके से उन्होंने की। उन्होंने कहा कि यार मुझे फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं आती, मतलब उन्होंने कहा मुझे इंग्लिश आती है लेकिन मैं बोल नहीं सकता, फ्लुएंटली नहीं बोल लेता हूँ लेकिन इतनी फ्लुएंटली नहीं बोल सकता। इसका मतलब फिर उसने कहा कि मेरा बेटा यानी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता, लेकिन वो हम घर में अपनी जुबान, मातृ जुबान भोजपुरी बोलते हैं या फिर हिंदी बोलते हैं। मतलब उन्होंने बात सच को सच स्वीकार किया, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। उसने कोई एफिशिएंसी नहीं चढ़ा जी मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, वो भी इंग्लिश पढ़ लेता है और सॉरी बोलता है, हम बोलते हैं, तो कह भी सकते थे। हालांकि जितनी उनको इंग्लिश आती है, जितनी उनके इंडिया में इंग्लिश चलती है, ये बात सच है। वो इस मामले में हमसे बहुत ज़्यादा आगे। मिलते हैं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।